शफकत साहब आप हमारे साथ आइए, हाथ मिलाइए, आप अपना मकसद जो है वो ठीक रखिए। आपने नहीं, एक सेकंड, आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते कि हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर जाते हैं, उनके साथ प्रोटोकॉल फॉलो, ये दिखाता है कि आप बेसिक जो डिप्लोमेसी की चीजें हैं उसको फॉलो नहीं करते। अब ऐसे मुल्क से कैसे डील किया जाए, हम भी दुनिया भी हमसे बातचीत कर रही है, हम भी करेंगे, देखेंगे क्या रास्ता निकलता है। जी शफकत साहब, अंदरूनी हालात ऐसे हैं और आप दूसरों पर हमला करने की और दूसरों पर आरोप मढ़ने की बात करते हैं। खातून, ये आपका चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है और मेरे ख्याल में आप ऐसे लोगों की बातें आपने कभी किसी पाकिस्तानी चैनल पे नहीं देखा होगा कि उसने किसी एक राइटर्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को इंडियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को बताकर पेश किया हो। लेकिन अभी आपने जितने रेफरेंसेस दिए हैं झंडा लहराने और आगे पीछे की बातों के, ये उन लोगों ने बताया है जिनकी कोई हैसियत पाकिस्तान में नहीं है, ना वो मेंबर्स हैं किसी पार्लियामेंट के, ना उनकी कोई पॉलिटिकल फॉलोइंग है, ना उनकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग है। वो आपकी हुकूमत स्पॉन्सर्ड लोग हैं, ISI स्पॉन्सर्ड लोग हैं, आर्मी स्पॉन्सर्ड लोग हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग हैं, जिन लोगों ने जुलूस निकाले सार्क की आपको यही कहना चाहिए, आपका यही स्टैंड होना चाहिए। हुकूमत के स्पॉन्सर्ड लोग, बिल्कुल आपका यही स्टैंड होना चाहिए। शफकत साहब, अगर मैं आपकी बात मान लूं, शफकत साहब अगर मैं आपकी बात मान लूं, जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी कोई औकात नहीं है, उनकी कोई पॉलिटिकल फॉलोइंग नहीं है, उनका कोई हैसियत नहीं है, तो मैं समझता हूँ इस चैनल के ऊपर आपको ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं है, ना आपकी सरकार उसकी कोई अहमियत देती है, ना आपकी फ़ौज उन्हें कोई अहमियत देती है, और ऐसे लोगों को गलत समझती है। अगर आप ये जुमला बोल दें तो हमारी कम से कम आपसे तो शिकायत दूर हो जाएगी। देखिए जनाब, ये आप पता नहीं मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं या मुझसे आप क्या वो करना चाहते हैं। मैं सिर्फ वही कहलाना चाहता हूं जो आप कह रहे हैं कि उनकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, जो झंडे लहराने की बातें करते हैं वगैरह वगैरह। अल्फाज छोड़ना चाहते हैं, जो मैंने कहा है वो मैं कह चुका हूं। मैं कहता हूं जनाब, बिल्कुल नहीं डालना चाहता, मैं तो गुजारिश कर रहा हूं आपसे। 2000 को कत्ल करने वाला, मैं तो गुजारिश कर रहा हूं हुजूर, मैं आपके मुंह में कैसे बात डाल सकता हूं? मैं कहता हूं एक आदमी को कत्ल करने वाला और 2000 को कत्ल करने वाला दोनों मुजरिम हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि आप अगर दुनिया के नक्शे के ऊपर देखें, चाहे वो अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोप का कोई मुल्क है, रशिया है, चाइना है, कोई भी मुल्क है, किसी भी मुल्क में राइटिस्ट जो लोग होते हैं, जो मजहबी नज़रियात के वजह से या कौमी नज़रियात की वजह से अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, ये इतने अजीब लोग होते हैं कि इनको अवाम कभी भी सामने नहीं लेकर आती, अवाम इनकी कभी पुष्टपनाही नहीं करती। लेकिन ये राइटिस्ट लोग काफी बड़ी तादाद में आपके यहाँ भी हैं। पहले ऐसा हुआ, आपके यहाँ भी ऐसे राइटिस्ट लोग बड़ी तादाद में हैं, उनको खंडन कीजिए। हाफिज सईद राइटिस्ट नहीं है, सलाउद्दीन राइटिस्ट नहीं है जी, उनको जेल में डालिए। ये भी तो राइटिस्ट ही है ना, जो आपके खेमे में बैठे हैं, जो आपके मुल्क में बैठे हुए हैं। डालिए आपने कभी अपने राइटर्स के जो सिर्फ नफरत का कारोबार करते हैं। देखें, इंडिया में हम रोज बोलते हैं हुजूर, हम रोज बोलते हैं, रोज लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसने नहीं लड़ रहे हैं। आपकी अदालतें उनको बरी कर रही हैं, आप भी अपने राइटर्स को संभाल के रखते हैं। ये राइटर्स बड़े अजीब लोग होते हैं, ये अपनी जगह बना के रखते हैं और इनके खिलाफ आप हिंदुस्तान के अखबार पढ़िए, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड लोग हैं, पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड लोग हैं। वो आपके मुल्क के भी स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं भाई। शफकत जी, हाफिज सईद क्या है, कौन है हाफिज सईद? सलाउद्दीन कौन है, ये तो बताइए पहले। सही कह रहे हैं तो आप किसका दर्जा देते हैं? लेफ्टिस्ट है कि राइटिस्ट है हाफिज सईद? सलाउद्दीन राइटिस्ट है कि लेफ्टिस्ट है? शफकत साहब, कर्नल साहब, मेरी एक गुजारिश है, आपके मुल्क में भी नाम है, मैं नहीं जहाँ आपको ना करना है वहाँ पर आप ना करेंगे, जहाँ पर बोलने की बात आती है तब आप सब बोलना चाहेंगे। हर साल करोड़ों रुपए क्यों देती है साहब? जमात-उद-दावा को आपकी सरकार पंजाब सूबे की हर साल करोड़ों रुपए क्यों दे रही है? आप कह रहे हैं वो नाचीज हैं, वो बिल्कुल साइडलाइन है, मार्जिनलाइज्ड है, करोड़ों रुपए क्यों दे रही है? नवाज शरीफ साहब क्यों उनकी जो सुबह हाफिज सईद बोलता है शाम को वो उसको बिल्कुल पैरट की तरह रट देते हैं साहब? तो ये बताइए, आज आप इतने घबरा गए हैं इन चंद ये AK-47 कलाशनिकोव चलाने वालों से
कि जो पैसे मांगते हैं आपकी सरकारें देती है। और दूसरी चीज शफकत साहब, जरा प्लीज गरेबान में झांकिए। चले आपका हमारा गिला शिकवा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का गिला शिकवा है, जरा सोचिए अपने जहन में कि अफगानिस्तान का मुसलमान देश आपसे क्यों इतना दुखी है, बांग्लादेश का पूरा मुसलमान देश आपसे क्यों इतना दुखी है, ईरान एक पूरा मुसलमान देश आपसे क्यों तंग है। नहीं, आपकी हमारी लगती है, चलिए मान लिया साहब, हमने भी गलती होगी, शायद कोई हो गई, फितरत ऐब होगी, लेकिन आप बताइए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, ये मुल्क आपसे क्यों परेशान है? नहीं, ये कोई ढकी छुपी बात है? आप देखें आपके कितने कॉन्सुलेट्स हैं रशिया में, आपके कितने कॉन्सुलेट्स हैं चाइना में, जो दुनिया के सबसे बड़े ममालिक हैं आबादी से और रकबे के लिहाज से, और आपके कितने कॉन्सुलेट्स हैं अफगानिस्तान में, जिसकी ना रकबा है ना जिसकी आबादी है। अरे भाई, हम लोग कितना डेवलपमेंट का काम वहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग कितना, शफकत साहब वहाँ पे, शफकत साहब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, हम लोग वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, हम लोग सड़कें बना रहे हैं, अस्पताल वहाँ बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस खोल रहे हैं, और हम लोग अफगानिस्तान के साथ जो कर रहे हैं उसकी वजह से हमें इतने कॉन्सुलेट खोलने पड़ रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन का काम अगर वहाँ पे कोई कर रहा है तो वो इंडिया कर रहा है, और कितनी सड़कें, कितने रोड, कितने अस्पताल आपने खोले वहाँ पे, आपको मालूम है। फिर उसके अलावा वहाँ के ऊपर जो हम स्कूल कॉलेजेस, बच्चों को खाने का इंतज़ाम कराना, मिड डे मील का इंतज़ाम करना, उनको उनकी न्यूट्रिशन के बांटते हैं उनको। आप हंस रहे हैं इस पर, मुझे हैरत है, आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। काम कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं जनाब, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? प्लीज आई वांट टू आप अफगानिस्तान से जाके पूछिए, अफगानिस्तान के लोगों से पूछिए वो आपके बारे में क्या कहते हैं। जो टेररिज्म स्पॉन्सर्ड करते हैं उनको डेवलपमेंट एड कैसे समझ में आएगी? जो मुल्क टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं। नरेंद्र जी, जीडी बख्शी जी, शफकत जी, शफकत साहब मेरे सब लोग एक साथ ना बोले, सब लोग एक साथ ना बोले। जीडी बख्शी जी, आप बताइए क्या बताना चाहते? पेशावर से हैं, हम भी पठान तुर्रा डालते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब कि आपने जो बर्बादी इस्लाम के नाम पे की है अफगानिस्तान में, उसको हमको 2 सदियां लग जाएंगी ठीक करते। हम वहां पे बांध बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, पार्लियामेंट बिल्डिंग बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, और आपने वहां तबाही का मंजर बनाया है, सड़कें बना रहे हैं, तबाही, शिया मरवाए हैं। अभी अभी हाल में सुन लीजिए वहां के सदर क्या कह रहे हैं अफगानिस्तान के, प्लीज आप उनकी सुन लीजिए, हमारी मत सुनिए। अफगानिस्तान के सदर गनी साहब क्या कह रहे हैं आपके बारे में? वो जी कमर आगा जी, आपसे बाद में जाना अरे साहब, आपका कहने का मतलब है कि वो कठपुतली सरकार है? क्या आपको लगता है फौज का दबाव पाकिस्तान पर एक अच्छी तरह इलेक्टेड सरकार है? जीडी बख्शी साहब, मैं यहाँ पर कमर आगा जी के पास आ रही हूँ। क्या पाकिस्तान में फौज का दबाव, क्योंकि अंदरूनी हालात कैसे हैं, मामला कैसे, तो हर कोई जानता है, बेइंतहा ख़राब हो गए हैं। एक आग लगी हुई है बलूचिस्तान के अंदर, फिर उसके बाद फाटा एरिया के अंदर लगातार वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज पड़ी हुई है, वहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर इसकी हालत हम सब जानते हैं कितनी ख़राब है। वहाँ पे सिंध की में ऑपरेशंस चल रहे हैं इनके, गिलगित बल्तिस्तान में रोज़ाना डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। वहाँ पे इतनी बुरी हालत है, इतना वहाँ पे मुसीबत में वहाँ के लोग हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक बड़ी तादाद में चाइनीज़ वहाँ पे आ गए हैं जो 1 रोड 1 बेल्ट के तहत वहाँ पे सड़क बना रहे हैं, जिसकी वजह से उनका, फिर उसके बाद नीचे वहाँ से सिंध और दूसरे प्रोविंस के लोग वहाँ पे बहुत आ गए हैं, इसलिए कि जिस तरह के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं उसमें सब लोग बाहर से आ रहे हैं। उनकी लैंग्वेज, उनका भाषा, उनका कल्चर, सब चीज़ के ऊपर उनकी अफेक्टेड है। एक तब कश्मीर के अंदर अभी जो इलेक्शंस हुए हैं ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो रिग हुए हैं, वहाँ पे लोग डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं। इन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है और उसके अंदर आर्मी है। आर्मी जो जी चाह रहा है वहाँ पे कर रही है, जिस तरीके से चाह रहा है। नवाज़ शरीफ साहब ने कुछ कोशिश की थी ज़रूर शुरू में, उनका भी गला घूट दिया गया, उनको भी दबा दिया गया है। अब वो खुद भी एक अपनी कुर्सी बचाने के लिए वही कर रहे हैं। नवाज शरीफ अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्तों की कोई परवाह नहीं कर रहा है। मीम अफजल साहब, आपके पास आऊंगे, आखिर का पाकिस्तान का इलाज क्या है?
देखिए, इलाज तो मैं आपको, तो सरकार का काम है इलाज ढूंढना और किस तरह से बाज, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक हमने जो कुछ भी इक़दाम किए हैं उसका नतीजा ढाक के 3 पार्ट की शक्ल में सामने आया है। और ये जो आज ये आखिरी वाक़या कल का हुआ है, इससे सार्क के ऊपर भी कुछ गहरे बादल अब मंडलाएंगे। ये बात यहाँ थमेगी नहीं। देखिए शफ़क़त साहब, आपने कहा कि भाई यहाँ पर, उन्होंने कहा कि भाई खाना खाए बगैर वज़ीर दाखिला, अगर आपका ये इजलास हिंदुस्तान में हो रहा होता और आपके वज़ीर दाखिला बगैर खाना खाए जा रहे होते तो हम उनका हाथ पकड़ लेते, उनसे कहते कि आप पहले खाना खाइए, बात बाद में करेंगे, नाराज़गी बाद में देखेंगे, पहले खाना खाइए। और ये तो आपका कल्चर होना चाहिए। जिस रिलीजन से आप आते हैं उस रिलीजन का बुनियादी मकसद और उसका बुनियादी कहना ये है कि मेहमान जो है वो खुदा की तरफ से आता है। तो खुदा की तरफ से आए हुए किसी मेहमान के साथ अगर ऐसा सलूक हो तो बहैसियत मुसलमान मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहैसियत हिंदुस्तानी, इसलिए कि मेरे वो वज़ीर दाखिला थे। दूसरी बात ये कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि राजनाथ सिंह किस मिजाज के आदमी हैं। वो भारत में भी बहुत सोच समझ कर हर बात करते हैं। वो उस पार्टी में है जिससे हमारी बड़ी ज़बरदस्त मुखालफत होती है, हम उनकी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ रहते हैं। लेकिन हमने देखा कि जब यहाँ पर एक वाक़या आया ISIS के अंदर मुसलमानों को इन्वॉल्व करने का, अगर कुछ लोगों ने शोर मचाया तो यही वज़ीर दाखिला थे जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का मुसलमान ISIS से कभी मुतासर नहीं हो सकता और ISIS के लिए इस देश में कोई जगह उसको मिलने वाली नहीं है। ये वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा था। कम से कम आपको इसका तो लिहाज रखना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ इस वाक़े से आपने जो प्रोटोकॉल नहीं बल्कि जो एक पूरा कहना चाहिए जो हमारी रिवायत थी उससे इनहराफ करने का काम किया है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आपको फिर कहूँगा कि, और हमारे जनरल बख्शी ने भी कहा और मैं उनसे एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो भी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं उसका ज़्यादा नुकसान खुद पाकिस्तान को हो रहा है। हमको शायद उतना नुकसान नहीं हुआ, हमारा जानी नुकसान होता है, टेररिज्म से होता है, हम जज्बाती होकर के आपसे बात भी करते हैं, कभी कभी आपसे लड़ते भी हैं, लेकिन इसका बड़ा जो नुकसान है वो पाकिस्तान को हो रहा है, फ़ौज को नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है। और पाकिस्तान के अवाम हिंदुस्तान के अवाम से जंग नहीं चाहते हैं, हिंदुस्तान के अवाम पाकिस्तानी अवाम से जंग नहीं चाहते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग जंग का माहौल बना रहे हैं वो इस खित्ते के लिए बहुत बुरा काम कर रहे हैं। शफ़क़त साहब, इसलिए जी कि हमारे एक पुराने प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, एक जुमले पे बात ख़त्म करूंगा, और आप तो फौजी हैं, कहा था एक पेटेंट टैंक की खिदमत में 100 प्राइमरी स्कूल बनते हैं, फैसला कर लीजिए कि हमें पेटेंट टैंक बनाने हैं या प्राइमरी स्कूल बनाने हैं। ये बात उन्होंने कराची में जाकर के कही थी, लेकिन उसके बाद भी आंख नहीं खुली, तो मैं सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकता हूं। जी जी भी अफसोस है। शफ़क़त साहब, अब पाकिस्तान भारत के साथ कैसे रिश्ते चाहता है? क्या आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर्स कह के या उनसे बातचीत करके, किस तरीके के रिश्ते पाकिस्तान भारत से चाहता है, या इसी तरह मेहमान नवाजी करते हुए? देखिए जी, जब तक ताल्लुकात की नौयत रहेगी तो आपके जो दहशतगर्द होंगे वो हमारे हीरो होंगे और जो आपके हीरो होंगे वो हमारे दहशतगर्द। इसके मतलब कोई बात, आपकी कामयाबी हमारी नाकामी और हमारी नाकामी आपकी। तो ऐसे बात कैसे बढ़ेगी आगे? और आप किन दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं? हम लोग बात तो सुन लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। मैं आपसे हमने तो आपके किसी दहशतगर्द को अपना हीरो नहीं बनाया। एक नाम बताइए किसी दहशतगर्द को हमने हीरो बनाया हो या हमने कहा हो शहीद है वो। जी लेकिन जहाँ तक कश्मीर की बात है ना, कश्मीर में जो कुछ भी होगा तो प्लीज रिमेंबर, हम कश्मीरी आवाम के साथ हैं। शफ़क़त साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ किसी दहशतगर्द को हमने शहीद करार दिया है? एक नाम तो बता दीजिए कोई। गलत कहती है और पाकिस्तानी आवाम भी गलत कहती है, मैं भी गलत कहता हूँ। आपकी ब्रूट फोर्स को आपकी सुप्रीम कोर्ट भी गलत कहती है, आपकी एक बड़ी तादाद के लोग भी गलत कहते हैं, मैं भी गलत कहता हूँ। और आप उसको भले बोलें कि जी 4 साल के 5 साल के और औरतें और बच्चे ये सारे दहशतगर्द हैं, इनको हम पैलेट मारेंगे, मैं कहूँगा कि आप गलत कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि 900 मिलियन से ज़्यादा लोगों को पाकिस्तान पैसे नहीं दे सकता। आपको 9-9, 10-10 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा है। ये
किस तरह हो सकता है कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा आ गया कि वो फी का 500 रुपए पर डे के हिसाब से दे रहा है कि जी आप 5-5 लाख लोगों का जुलूस निकालें। मैं इससे नहीं एग्री करता। आप कहते होंगे, आप जरूर शफकत कहेंगे साहब, टेरर फंडिंग कर कौन रहा है? कौन शय दे रहे हैं आतंकवादियों को? देखें जी, ये आपकी पुअर पॉलिटिक्स है, बीफ पॉलिटिक्स है। ये पीडीपी और जो आपकी नेशनल हुकूमत है इस वक्त कश्मीर में, ये उसकी आप इस बात से एग्री करते हैं शफकत साहब कि हाफिज सईद कहते हैं कि हमारे लोग लीड कर रहे थे वानी के जनाजे को? देखें बात सुने, इससे एग्री करते हैं? देखें जनाब मीर अफजल साहब, एक बात सुनिए। कहते हैं शहसवार गुजरे रास्ते से तो एक बंदे ने अपना टट्टू भी दौड़ा दिया कि मैं भी इस धूल में शामिल हो जाऊं। तो वहां पे कौन क्या कर रहा है, मैं यहां से कल अगर मैं कह दूं कि जी वो मेरा आदमी था, मान जाएंगे? ओ भाई, कश्मीर में किस तरह इसका एक्सेस ही नहीं है, ये जा नहीं सकता, ये भेज नहीं सकता। आपकी इतनी बड़ी फौज बॉर्डर पे लगी हुई है। मैं यही चाहता था। तो आप इसको डिनाई कर रहे हैं ना, आप इसको डिनाई कर रहे हैं कि हाफिज सईद गलत कह रहे थे। आप कहिए ना टीवी चैनल पर, आप लोग उसको बहुत तवज्जो देते हैं। पाकिस्तान में भी बोलिए पाकिस्तान का हाफिज सईद गलत कह रहे हैं। देखें जी, ये आपका अपना मिस हैंडलिंग है। नहीं, मैं पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान का नहीं बना रहा हूँ। मैं पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू इस पर जानना चाहता हूँ कि हाफिज सईद ने ये कहा कि जनाजे को हमारे लोग लीड कर रहे थे, क्या वो सही कह रहे हैं? एक ऐसा पाकिस्तानी जो भारत की दुश्मनी के नारे लगाता है, खुल करके कहता है कि हम कश्मीर के अंदर अपना झंडा लहराएंगे, और पाकिस्तान की, आपका कहना पाकिस्तान की सरकार का उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो कम से कम आप जैसे दानिश्वर और एक्सपर्ट ये तो कहें कि भैया इसमें फौज का कोई कसूर नहीं है। हाफिज सईद गलत कह रहे हैं। अफजल साहब जी, यहाँ पर नरेंद्र तनेजा जी, क्या अर्ज कर रहा हूँ मैं, यही तो आपसे कह रहा हूँ कि शहसवारों के धूल में टट्टू बरदार भी कह रहा है कि जी मैंने अपना ये धूल में भी मैं भी इस धूल के जिम्मेदार हूँ जी। आप क्यों उसको क्रेडिट देते हैं? आप चलिए, मेरा ख्याल है हाफिज सईद साहब को ये बात समझनी चाहिए जो आपने कही। जी नरेंद्र तनेजा जी, शफकत साहब की तो बातों से यही लगता है कि ये बात आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है, तो आखिरकार अब सरकार की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? गोइंग फॉरवर्ड कैसे रिश्ते बनाए जाएंगे? ये कितनी बड़ी जाती है। देखिए, जहां तक, देखिए सुनिए, एक सेकंड आप सुन लीजिए। देखिए, जहां तक हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। जो कश्मीर का बातें हैं, वहाँ अगर लोगों की कुछ बातचीत है, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, हमारे घर के मामले हैं, हम और जगह भी निपटाते हैं, कश्मीर में भी निपटाएंगे, और दिल्ली में होगा वहाँ भी निपटाएंगे, कल को कहीं और होगा। हर मुल्क ऐसे होता है, हमारे घर की बात है, भाई बहनों की आपस की बातें हैं। कोई भी मुल्क पाकिस्तान ने जिस तरह से रेजोल्यूशन पास करे हैं और उन्होंने ये कहा है, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह चुके हैं कयामत तक भी नहीं होने वाला ये। आप लोग अब देखिए, अगर आप अपनी इकोनॉमी को देखिए, आप अपने कद को देखिए, आपकी खुद बहुत अपनी परेशानी है आपके पूरे मुल्क में। अपने कराची को संभालिए, बलूचिस्तान को संभालिए, अपने लाहौर को संभालिए, इस्लामाबाद को संभालिए, जमहूरियत को अपने मुल्क में संभालिए, बाहर के तमाम मुल्क आपके यहाँ घुस रहे हैं उनको संभालिए। देखिए, एक सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिए, और सुन लीजिए हुजूर, थोड़ा बी टॉलरेंट, थोड़ा सुन लीजिए। और उसके बाद जो है, देखिए, आपकी बहुत सारी, आपके सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो कौन है? दुश्मन आपके अंदर बैठे हैं, गरीबी है, गुर्बत है ना। मिलकर के उसमें काम करिए। 40 साल आपने उसको एक दिन के अंदर 40 साल जिसको लगाने में लगे, घंटे के अंदर खत्म कर दिया। जी नरेंद्र तनेजा जी, जीडी बख्शी जी यहाँ पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी जी, बात आपने कश्मीर की करी, जहाँ एक सेकंड, जहाँ तक कश्मीर की आपने बात करी, कश्मीर है, हम वहाँ के लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, वहाँ जो लोगों की परेशानी है, हमारा पाकिस्तान। नरेंद्र साहब, थोड़ा मैं भी फौजी से बात जी, आपने अपनी बात कही। जीडी बख्शी जी, जीडी बख्शी जी बोलिए, बख्शी जी बोलिए। देखिए, मैं एक फौजी की हैसियत से कर्नल शफकत सईद को याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी फौज की आला कमान ने हर पिछली लड़ाई में बहुत ही सब्जेक्टिविटी दिखाई है, बहुत ही अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट किया है, और हर बार आपको ये भूल महंगी पड़ी है। डोंट रिपीट हिस्ट्री शफकत साहब, अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करिए।
और 5वें युद्ध का डंका मत बजाएं। ये दोनों मुल्कों के लिए ठीक होगा। जी सर, जी सर, थोड़ा टाइम कम है। कमर आगा जी, थैंक यू। यहाँ पर समय थोड़ा कम है। कमर आगा जी, हिस्ट्री बार बार रिपीट कर रही है अपने आप को, जिस तरीके से आगे बात बढ़ती है और बात बढ़ती ही नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी तो सबसे बड़ा मसला सार्क का है, इसलिए कि ये जो हुआ है वहाँ पे जिस तरीके से उन्हीं ने राजनाथ सिंह के साथ किया बिहेवियर जो था, इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। इसलिए कि ये एक अब हिंदुस्तान अकेला नहीं है, ज़्यादातर देशों को इस बात से ऑब्जेक्शन हुआ है और मुझे लगता है कि सार्क में बहुत बड़े डिफरेंसेस खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान को लेके। जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये 3 तो बिल्कुल ही एक तरफ खड़े हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान के मसलों को लेके। फिर दूसरे देशों को भी ये बातें पसंद नहीं आई हैं। तो सार्क को एक नया सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान सार्क को आगे चलने नहीं दे रहा है। जब भी कोई मसला होता है, इस तरह की बातें होती हैं या कोई भी उसके जो इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ें आती हैं, जो तय होता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होने देता। कनेक्टिविटी का जब भी तक मसला है उसको भी रोके लगती है। राह मुश्किल है। देखिए, सार्क तो बगैर पाकिस्तान के डेवलप हो ही रहा है। हमारी कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया से लगातार बढ़ती चली जा रही है, हमारा ट्रेड बढ़ता चला जा रहा है, बांग्लादेश के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो गई। सिर्फ पाकिस्तान हम रोके हुए हैं, अगर पाकिस्तान से हमको रास्ता मिलता तो आज साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी तो पाकिस्तान की बेहतरी भी ये है कि भारत के साथ अगर बात आगे बढ़ती है तो उसकी बेहतरी के लिए बहुत आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, मीम अफजल साहब, कमर आगा जी, नरेंद्र तनेजा जो सीधे पाकिस्तान से, शफकत सईद जी, आपको बहुत मौका दिया हमने भारत में बात करने के लिए और कोई भी ऐसा मौका नहीं आया जहां पर हमने आपको रोकने की कोशिश की। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज के लिए बस इतना ही।